सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसका नाम है निवेश की अवधारणा तथा उसके घटक। निवेश क्या होता है, सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, माल सूची निवेश क्या होता है, स्थिर निवेश क्या होता है। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को जो है कई सारा जो है डाउट रहता है कि भाई आखिर कैसे ये सारी टर्म्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, क्या आखिर निवेश किसको कहते हैं, विनिवेश किसको कहते हैं। तो हिंदी में एक से एक ही चीज़ के कई सारे नाम भी होते हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है आज प्रॉपर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं निवेश की। निवेश क्या होता है, सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश क्या होता है, प्रॉपर जो है डिटेल में हम इसमें बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जो है क्लास 12th में हैं, आपका जो है कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कुछ भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है मेरे को, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दुग्गल_रिटर्न_, आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, आप मेरे से मैसेज करके जो है मुझे इंस्टाग्राम पर जो है पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है कि भाई आखिर निवेश जो है अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर निवेश जो हैं आखिर किस चीज़ को जो है मैं निवेश कहता हूँ। तो एक एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। देखिए, पहले ज़रा थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर हम जो है थोड़ी अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। कहता है कि हम भली प्रकार से जानते हैं कि जो पूंजी होती है ना, पूंजी वो जो है उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक होती है। तो पूंजी पूंजी के पूंजी को समझते ही बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि भाई पैसे की बात चल रही है, यहाँ तो पूंजी का मतलब होता है पैसा, मनी। लेकिन यहाँ पर जो पूंजी की बात यहाँ पे कर रहा है, वो यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि पूंजी जो है ना, वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो आखिर निवेश के इसके अंदर पूंजी किस चीज़ को कहा जा रहा है, किस चीज़ को हम पूंजी कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है उत्पादन के उत्पादित कारकों का जो स्टॉक होता है ना। क्या लाइन बोली उसने? उसने लाइन बोली है उत्पादन के उत्पादित कारकों का स्टॉक। तो यहाँ पे पहले आपको दो वर्ड समझने पड़ेंगे। पहला है उत्पादन के उत्पादित कारक। तो उत्पादन करने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जो जो मटेरियल आपको चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उत्पादित कारक। ठीक है, वो गैर कारक भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उत्पादन करने के लिए जो जो चीज़ें, जो जो इनपुट आपको चाहिए होते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पादित कारक। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है उसका जो स्टॉक है ना, उसका जो स्टॉक है, उत्पादन के जो उत्पादित कारक है, मतलब आउट, अगर आपको आउट इन भाई इनपुट लगाते हैं तो ही तो आउटपुट आएगा। तो आउटपुट जनरेट करने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए, वो होते हैं उत्पादित कारक। और उसका जो स्टॉक है, कि आपके पास जितना स्टॉक होगा, अब सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, जितना कम इनपुट होगा उतना कम आपका आउटपुट होगा। तो ये जो इनपुट है, इसका जो स्टॉक आपके पास होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम यहाँ पे जो है पूंजी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है, पूंजी का मतलब यहाँ पे पैसे की बात जो है नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है यह उन मानवकृत वस्तुओं, मैन मेड गुड्स का स्टॉक होता है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसी ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? और अधिक उत्पादन के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें कौन सी होती है? जैसे कि मशीन। मशीन जो है वो एक उत्पादित कारक होती है। ठीक है, पूंजी के स्टॉक का निहितार्थ उत्पादकों की उत्पादन क्षमता होती है। मतलब कि जितनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता का मतलब जितनी ज़्यादा उत्पादकों की उत्पादन क्षमता होगी, उतना ज़्यादा जो है आउटपुट होगा, उत्पादन होगा। जितनी कम उत्पादन क्षमता होगी, उतना कम जो है आउटपुट होगा। तो कहता है पूंजी के स्टॉक का मतलब क्या है? पूंजी के स्टॉक का मतलब है उत्पादकों की उत्पादन क्षमता। तो आप ये भी कह सकते हो पूंजी के स्टॉक का अर्थ उत्पादकों की उत्पादन क्षमता से है। मतलब कि पूंजी का स्टॉक जितना ज़्यादा होगा, तो मतलब कि उत्पादकों की उत्पादन क्षमता उतनी ज़्यादा है।
और पूंजी का स्टॉक जितना कम होगा उत्पादकों की उत्पादन क्षमता उतनी ही कम होगी। तो उत्पादकों के पास पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, ये वही बात लिख दी इसने यहाँ पे, तो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन उतना ही अधिक होगा और इसका वाइस वर्सा भी। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि ये पूंजी का जो स्टॉक है, पूंजी मेरे को समझ में आ गई कि उत्पादन करने के लिए जो कारक चाहिए होते हैं, जो इनपुट चाहिए होता है, उसको पूंजी कहते हैं। तो अब अगर ये पूंजी का स्टॉक अगर मेरे को समझ में आ जाए तो मेरा बात खत्म हो जाएगा, मुझे जो है ये मुद्दा समझ में आ जाएगा कि भाई आखिर निवेश जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। देखिए और ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि उत्पादकों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उनका जो पूंजी का स्टॉक है ना, उसमें हमेशा वृद्धि होनी चाहिए, कभी भी वो घटना नहीं चाहिए। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि जितनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता होगी, जितना ज़्यादा पूंजी का स्टॉक होगा, उतना ज़्यादा उत्पादन क्षमता, उतना ज़्यादा उत्पादन, जिससे उनकी उत्पादन करने की जो क्षमता होती है ना, वो समय के साथ साथ जो है बढ़ती जाती है। एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। मतलब कि अगर मुझे निवेश को समझना है, आप जो है क्रोनोलॉजी समझिए। अगर आपको निवेश को समझना है, निवेश को, तो आपको निवेश को समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरे भाई क्या समझना पड़ेगा? मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा पहले तो स्टॉक, पूंजी का स्टॉक किसको कहते हैं। और पूंजी का स्टॉक अगर आपको समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा पूंजी क्या होती है और स्टॉक क्या होता है। पहले पूंजी समझेंगे फिर स्टॉक समझेंगे। पूंजी पूंजी हम अभी ऊपर पढ़ के आए, पूंजी क्या है? पैसे का बिल्कुल भी इसका कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब है उत्पादन के उत्पादित कारक, जो इनपुट हमको चाहिए होते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए, और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास उसका जितना स्टॉक होता है उसको पूंजी का स्टॉक कहते हैं। बट अभी भी हमें इतनी क्लैरिटी जो है नहीं मिल पा रही है कि आखिर किस चीज़ को उत्पादन के उत्पादित कारक कौन से होते हैं। ये मेन मुद्दा है ना कि भाई कौन सी चीज़ को हम यहाँ पे पूंजी की बात कह रहे हैं। और कहता है कि अब हमारे पास भाई पूंजी का स्टॉक हमेशा रहेगा, तो एक साल के अंदर अंदर इस पूंजी के स्टॉक में जितनी भी वृद्धि होती है उसको मैं निवेश कहता हूँ। तो पहले पूंजी समझनी पड़ेगी, पूंजी का स्टॉक समझना पड़ेगा। जब आपको पूंजी का स्टॉक समझ में आएगा तो एक साल के अंदर अंदर इसमें जितनी भी वृद्धि होती है तो उसको मैं जो है निवेश या विनिवेश का नाम दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या कहता है। अब ये कहता है अब ये कहता है कि पूंजी के स्टॉक में पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। तो अगर आपसे निवेश पूछे या पूंजी निर्माण पूछे, आपको ये ध्यान रखना है ये एक ही चीज़ होती है। एग्जाम में पूंजी निर्माण जो है बहुत बारी लिख कर आता है। मतलब कि निवेश और पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है। तो ये दोनों एक ही टर्म होती है। एग्जाम में निवेश नहीं पूंजी निर्माण लिख के आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो निवेश को पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूंजी के स्टॉक में क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब घुमा फिरा के अभी तक हमने जितना भी पैराग्राफ पढ़ा है, एक ही वर्ड बार बार आए जा रहा है, पूंजी का स्टॉक, पूंजी का स्टॉक, पूंजी का स्टॉक। और पूंजी का स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है एक साल के अंदर अंदर, वही जो है निवेश है, वही जो है पूंजी निर्माण है। तो अगर मैंने कैसे भी करके पूंजी के स्टॉक को समझ लिया तो मेरा कल्याण जो है हो जाएगा। मुझे निवेश भी समझ में आ जाएगा, मुझे पूंजी निर्माण भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी हमने ऊपर जितनी भी बातें पढ़ी हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि पूंजी का मतलब यहाँ पे भाई उत्पादन के उत्पादित कारकों से होता है। ठीक है। तो आप उत्पादन के उत्पादित कारक कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उत्पादन के उत्पादित कारक आप ये समझ लीजिए यही दोनों हैं। पहले में मैंने लिखा हुआ है स्थिर निवेश और दूसरे में मैंने लिखा हुआ है माल सूची निवेश। यही दोनों जो हैं ये उत्पादन के उत्पादित कारक हैं। ये क्या हैं? उत्पादन करने के लिए हमें ये दोनों कारक जो हैं चाहिए होते हैं। उत्पादन करने के लिए हमें जो है ये दोनों कारक जो है चाहिए होते हैं, बिना इसके उत्पादन नहीं हो सकता। और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास इसका जितना भी स्टॉक होगा वो उसको पूंजी का स्टॉक बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई 31 मार्च 2024 को मेरे पास जो है ये मेरे पास जो है 1 लाख रुपए की थी, ये मेरे पास 2 लाख रुपए की थी, तो मैं ये बोलूँगा 31 मार्च 2024 को मेरे पास 3 लाख रुपए का पूंजी का स्टॉक था। और फिर ये पूंजी का स्टॉक समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास ये दोनों चीज़ें जितनी भी हैं वो मेरा पूंजी का स्टॉक है। और अगर मैं बोलूँ भाई 31 मार्च 2025 को
मेरे पास जो है भाई ये 3 लाख रुपए का था, अब मैं बोलूँ जी मेरे पास तो ये जो है 5 लाख रुपए का हो गया, तो मैं बोलूँगा कितनी वृद्धि हो गई, 2 लाख रुपए की वृद्धि हो गई मेरे पूंजी के स्टॉक में। मेरे पूंजी के स्टॉक में कितनी वृद्धि हो गई, 2 लाख रुपए की। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, निवेश। इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, पूंजी निर्माण, क्योंकि ऊपर उसने क्या बोला था कि 1 साल के अंदर अंदर आपके पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि हो रही है वही निवेश है, वही पूंजी निर्माण है। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर मैंने पूंजी का स्टॉक समझ लिया, मैंने क्या ये पूंजी, ये है पूंजी आपकी और ये है पूंजी का स्टॉक आपका। तो 1 साल के अंदर अंदर इन दोनों चीज़ों में जो वृद्धि हो रही है वही क्या है, वही निवेश है, वही पूंजी निर्माण है। तो वन बाय वन समझते हैं स्थिर निवेश किसको कहते हैं और माल सूची निवेश किसको कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर निवेश की। स्थिर निवेश का मतलब होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है, स्थिर निवेश का मतलब एक लेखा वर्ष की अवधि में, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का होना है। अब अगर मेरे को ये समझ में आ जाए कि ये स्थिर परिसंपत्तियां क्या होती हैं, तो मुझे स्थिर निवेश समझ में आ जाएगा। स्थिर परिसंपत्तियां, ये वर्ड पहले भी आया हुआ है, जिसको हम कहते हैं फिक्स एसेट। उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियां, या आप इसको पूंजीगत वस्तुएं भी कह सकते हो, जैसे कि प्लांट एंड मशीन, इस पे इसकी खरीद पे किए गए व्यय को स्थिर निवेश कहा जाता है। मतलब कि उत्पादक जितनी भी मशीनें वगैरह खरीदता है, जितनी भी प्लांट मशीनें वगैरह खरीद रहा है, उस पर जितना भी पैसा खर्च कर रहा है, उसको मैं जो है क्या बोलूँगा, उसको मैं जो है स्थिर निवेश का नाम दूंगा। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, वर्ष 2014 की स्टार्टिंग के अंदर आरंभ में एक उत्पादक के पास 5 मशीनें थी। टोटल कितनी थी भाई, 5। अच्छा जी। और वर्ष 2014 के अंत में जब साल खत्म हुआ, तो उसके पास भाई कितनी मशीनें हो गई, उसके पास मशीनें हो गई 7। पहले थी 5, अब हो गई 7। तो कितनी वृद्धि हो गई भाई, 7 में से 5 गए, तो भाई 2 मशीनों की वृद्धि हो गई उसकी 1 साल के अंदर अंदर। तो 2014 के दौरान उसकी स्थिर परिसंपत्तियों में 2 मशीनों की जो है वृद्धि हो गई। तो ये जो 2 मशीनों की जो वृद्धि हुई है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम जो है मेरे भाई स्थिर निवेश का नाम देते हैं। स्थिर निवेश आप सीधा सीधा हिंदी में इसका मतलब है पूंजीगत वस्तुएं। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूंजीगत वस्तुएं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूंजीगत वस्तु किसको कहते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप पहले वीडियो देख के आ जाइएगा। पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है सीधा सीधा मशीन। पूंजीगत वस्तु का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, पूंजीगत वस्तु का सीधा सीधा मतलब होता है मशीन। तो आप ये कह लीजिए मशीनों की संख्या में वृद्धि या इंक्री मशीनों में जो भी वृद्धि हो रही है ना, वही जो है स्थिर निवेश होता है। मशीनों की संख्या में जो भी वृद्धि हो रही है वो क्या होता है, वो जो है मेरे भाई स्थिर निवेश होता है। सीधा सीधा आप ये कह लीजिए, पूंजीगत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि, पूंजीगत वस्तुओं का बढ़ना स्थिर निवेश कहलाता है। और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। तो 1 साल के अंदर अंदर एक उत्पादक के पास पहले जितनी मशीनें थी और अब जितनी भी मशीनों में वृद्धि हुई है, वही मेरा क्या है, वही मेरा जो है स्थिर निवेश कहलाता है। अच्छा जी, ठीक है, ये बात हमको जो है समझ में आ रही है। अब आ जाइए, यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर मैं स्थिर निवेश की बात करूँ तो भाई साल के अंत में मेरे पास कितनी थी, जैसे कि मान लीजिए 7, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ, स्टार्टिंग में कितनी थी 5, तो मेरे पास 7 में से 5 गए, तो कितना रह गया 2। तो स्थिर निवेश को स्थिर पूंजी निर्माण भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं निवेश और पूंजी निर्माण एक ही चीज होती है। तो स्थिर परिसंपत्तियां मतलब कि पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं, मशीनों वगैरह, मशीनों के रूप में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि जिसका कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार उपयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तु की यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है। तो जितनी ज़्यादा पूंजीगत वस्तुएं बढ़ रही हैं उतना ज़्यादा हमारा स्थिर निवेश हो रहा है, जितनी कम बढ़ रही है उतना कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्थिर निवेश। अब हम बात करते हैं जी, चलो ठीक है, स्थिर निवेश तो समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं माल सूची निवेश जो है क्या होता है। ये माल क्या होता है, ये वो वाला माल नहीं है, ठीक है। ये वाला कौन सा माल है जी, ये हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र के माल की। तो अर्थशास्त्र में माल किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में यही दिक्कत है भाई, पूंजी को पूंजी नहीं कहते, माल को माल नहीं कहते। तो देखिए यहाँ पे माल किस चीज को कहता है, किसी एक समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है, कौन कौन सा स्टॉक होता है,
तीन तरीके का स्टॉक होता है। पहली होती है तैयार वस्तुएं जो कि फाइनल है, जिसमें कि जो बिना बिकी हुई बिकी नहीं है लेकिन बिल्कुल तैयार है, उत्पादकों के पास बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, कस्टमर आएगा सेल के लिए बिल्कुल रेडी हैं, उसको कहते हैं तैयार वस्तुएं। ये वाले गुड्स होते हैं। दूसरी होती है अर्ध तैयार वस्तुएं, मतलब कि उत्पादन की प्रक्रिया बीच में फंसी हुई हैं, फाइनल भी नहीं है लेकिन कच्चा माल भी नहीं है, बीच में फंसी हुई हैं, उसको कहते हैं अर्ध तैयार। और तीसरा होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जो उसमें अभी अभी काम होगा, वो पहले अर्ध तैयार होंगी फिर तैयार। तो एक उत्पादक के पास एक टाइम पे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये तीन तरीके का माल रहता ही रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं माल सूची स्टॉक। इसे हम क्या कहते हैं? माल सूची स्टॉक कहते हैं इसको। माल सूची निवेश नहीं, माल सूची स्टॉक कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा। मतलब यहाँ पे माल चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है कौन से माल की? कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध तैयार माल, वस्तुओं की बात चल रही है। यहाँ पे जो गुड्स जो उत्पादकों के पास एक पर्टिकुलर टाइम पर होंगे, अबे मैं उत्पादक हूँ, मैं उत्पादन करता हूँ किसी भी चीज़ का, तो भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी, कुछ वस्तु तैयार होंगी, कुछ अर्ध तैयार होंगी, कुछ मैं कच्चा माल लेके आया हूँगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास 3 लाख टोटल मिला के, 1-1 लाख रुपए की, 1-1 लाख रुपए की ये तीनों चीज़ें हैं, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 3 लाख रुपए का मेरे पास माल सूची स्टॉक है। सिंपल सी बात है। और समय के साथ साथ इस स्टॉक में जो परिवर्तन होता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जो है मेरे भाई माल सूची निवेश के नाम से जो है जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि साल के अंत में मेरे पास जो है 6 लाख रुपए का माल सूची का स्टॉक मेरे पास हो गया, जबकि स्टार्टिंग में ये केवल 4 लाख रुपए का था, तो 2 लाख रुपए की जो इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिल रही है अपने रॉ मटेरियल में, अपने तैयार माल में, अपने अर्ध तैयार माल में, तो उस चीज़ को मैं जो है माल सूची निवेश का जो है नाम दूंगा या नाम दूंगी। मैंने स्थिर निवेश पढ़ लिया, मैंने माल सूची निवेश पढ़ लिया, मैंने दोनों ही निवेश पढ़ लिए और मैंने बोला यही दोनों चीज़ें जो हैं ये मेरा पूंजी का स्टॉक है। यही दोनों चीज़ें क्या हैं? यही दोनों चीज़ें मेरे पास पूंजी का स्टॉक है। तो अगर मैं अब मैंने दोनों चीज़ें पढ़ ली, तो अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आखिर में निवेश किस चीज़ को बोलूँगा, आखिर में निवेश या पूंजी निर्माण किस चीज़ को बोलूँगा, तो पहला स्थिर निवेश, जिसमें मैंने बोला पूंजीगत वस्तुएं, जिसमें मैंने क्या बोला? पूंजीगत वस्तुएं, कि एक साल के अंदर अंदर जितनी भी मेरी पूंजीगत वस्तुएं बढ़ रही हैं, वही जो है क्या है? वही जो है स्थिर निवेश कहलाता है। तो अगर मैं निवेश की बात करूं, अगर मैं निवेश की बात करता हूं, तो मेरे भाई पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुओं की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो, और प्लस जो आपका जो आपका माल सूची, जो आपका माल सूची जो स्टॉक है, इसमें जो वृद्धि हो रही है वो, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, पूंजीगत वस्तुओं की संख्या में वृद्धि एक साल के अंदर अंदर, और माल सूची स्टॉक के अंदर जो वृद्धि हो रही है एक साल के अंदर अंदर, उसी को मैं जो है निवेश बोलूँगा, उसी को मैं जो है पूंजी निर्माण का जो है नाम दूंगा। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होती है पूंजी, क्या होता है पूंजी का स्टॉक, क्या होते हैं उत्पादन के उत्पादित कारक, और क्या होता है निवेश, क्या होता है पूंजी निर्माण। अच्छा, अब ये जो माल सूची है, इसी के अंदर जो है 2 टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आजकल ये पूछी जा रही हैं। एक होता है नियोजित माल सूची स्टॉक और एक होता है अनियोजित माल सूची। नियोजित का मतलब होता है प्लान और अनियोजित का मतलब होता है अनप्लान। तो क्या होता है प्लान और क्या होता है अनप्लान? देखिए, नियोजित माल सूची स्टॉक, प्लान मतलब कोई चीज़ प्री प्लान है, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्लान का मतलब क्या? प्री प्लान है। नियोजित माल सूची स्टॉक से अभिप्राय वांछित माल सूची स्टॉक से, मतलब जो उत्पादक ने खुद प्लान करके खुद अपने पास स्टॉक जमा किया है किसी भी चीज़ का, ये उत्पादकों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से बनाए रखने के लिए किया जाता है। मतलब कि मान लो मैं वॉशिंग मशीन बेचता हूँ, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि 100 वॉशिंग मशीन की डिमांड होने वाली है। 100 वॉशिंग मशीन की डिमांड होने वाली है। मुझे लग रहा है कि भाई अब तो जो है, या मान लो मैं एसी इन्वर्टर बेचता हूँ, ठीक है? मेरे को लगा भाई गर्मी आ रही है अब तो डिमांड जो है भाई बहुत ज़्यादा होगी, 100 एसी की जो है डिमांड होगी। तो मैंने क्या करा, 100 एसी बना के अपने पास रख लिए, अपने पास स्टॉक जमा कर लिया, ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। तो ऐसा स्टॉक जो उत्पादकों ने लाभ कमाने की दृष्टि से, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने पास वस्तुओं को जो इकट्ठा करके जो स्टॉक रख लिया उस चीज़ का, उस चीज़ को कहते हैं नियोजित। ये उत्पादक ने खुद रखा है क्योंकि उसको अपने लाभ को अधिकतम करना है,
डिमांड को प्रिडिक्ट करके फोरकास्टिंग करके उसने अपने पास जो स्टॉक जमा कराए उसको नियोजित माल सूची स्टॉक कहते हैं। अब कहता है कि अनियोजित माल सूची स्टॉक से अभिप्राय अवांछित माल सूची स्टॉक से या अपेक्षित मांग की तुलना में वस्तु की मांग के कम होने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब कि मैंने सोचा था 100 एसी बिकेंगे भाई, 100 एसी की डिमांड होने वाली है, लेकिन एसी की डिमांड कितनी हुई? केवल 80 ही एसी की डिमांड हुई। तो मैंने तो 100 रख रखे थे अपने पास। मैंने अपने पास जो है मैंने अपने पास जो है कितने रख रखे थे? 100, और बिके मेरे कितने? 80। ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, मेरे पास मांग की कमी होने के कारण 20 एसी जो है मेरे बिना बिके रह गए। तो ये जो 20 एसी मेरे बिना बिके रह गए, ये जो 20 एसी मेरे बिना बिके रह गए, इसको इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा अनियोजित माल सूची स्टॉक। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि नियोजित क्या होता है और अनियोजित जो है ये क्या होता है। पूछा जाता है एग्जाम में, इसको जो है आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद एक छोटी सी टर्म है जिसमें एक है सकल निवेश, एक है शुद्ध निवेश और एक है मूल्यह्रास। देखिए, सकल निवेश और शुद्ध निवेश को समझने के लिए आपको मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, ये पूंजीगत वस्तुओं में भी आया था। इस पे डिटेल वीडियो हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको रफली, हमने पूंजीगत वस्तुओं में भी पढ़ा था कि जो फिक्स एसेट होते हैं, जो स्थिर संपत्तियां होती हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीन, जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जब मैं उनको यूज़ करता हूँ, जब मैं उनको उपयोग करता हूँ, तो उसमें टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, समय बीतता है, तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। भाई मान लो मैंने कोई स्कूटी खरीदी आज 60,000 रुपये की, अब मैं उसको चला रहा हूँ, उसमें टूट फूट होगी, कई सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आज से 5 साल बाद 60,000 नहीं रहेगी। आज से 5 साल बाद मान लीजिए उसकी वैल्यू 20,000 है। तो आखिर इसकी वैल्यू क्यों घट गई? क्योंकि मैंने उसको यूज़ करा, उसमें टूट फूट हुई। तो ये जो वैल्यू में कमी आ रही है, इसी चीज़ को मूल्यह्रास कहते हैं, इसी चीज़ को डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में जो कमी आती है ना, कई सारे रीज़न होते हैं उसके, उसको डेप्रिसिएशन, उसको मूल्यह्रास कहते हैं। तो अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन का ही सारा खेल है, क्योंकि मैंने बोला निवेश के अंदर पहला आता है स्थिर निवेश, और स्थिर निवेश का मतलब है मशीनें। तो कहता है वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियां और माल सूची स्टॉक, यही पढ़ के आए थे अभी हम निवेश के अंदर, कि जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं और जो माल सूची स्टॉक है, इसको खरीदने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है? वो मेरा सकल निवेश कहलाता है, वो मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। भाई मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए की मशीनें खरीदी, 3 लाख रुपए का मैंने माल सूची स्टॉक खरीदा, तो टोटल मैंने जो है 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो ये 8 लाख रुपए मेरा सकल निवेश है। लेकिन जब मैं इस सकल निवेश में से लेखा वर्ष के दौरान, तो सकल निवेश की क्या डेफिनेशन हो गई? स्थिर परिसंपत्तियों पे खर्च किया गया वह कितने, मैंने मशीनों पे खर्च किया और कितना मैंने माल सूची पे खर्च किया, जैसे कि 5 लाख, 3 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। तो सकल निवेश मेरा कितना हो जाएगा? सकल निवेश मेरा हो जाएगा 8 लाख रुपए का। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, उत्पादकों के पास बिना बिकी वस्तुओं के स्टॉक को स्वयं उत्पादकों द्वारा की गई परचेज माना जाता है, इसलिए माल सूची स्टॉक पर किए गए व्यय का ये एक भाग बन जाता है। मतलब कि ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो उत्पादकों के पास बिना बिकी वस्तुओं का स्टॉक को, जो उत्पादकों का माल नहीं बिका, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा बात, जो माल नहीं बिकता उत्पादकों का, उसको क्या मान लिया जाता है? स्वयं उत्पादकों द्वारा की गई खरीद माना जाता है। कि भाई जो माल बिका ही नहीं है, जो बिना बिके रह गया, तो उसको हम ये मान लेते हैं कि वो उत्पादकों ने खुद ही खरीद लिया। ठीक है, इसलिए खुद ही खरीद लिया, इसलिए वो क्या माना जाता है? माल सूची स्टॉक पे किए गए कुल व्यय का एक भाग जो है वो माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं सकल निवेश तो ठीक है, ये शुद्ध निवेश क्या होता है? तो शुद्ध निवेश के लिए आपको डेप्रिसिएशन समझना पड़ेगा। तो सकल निवेश में क्या होता है? घिसी पिटी परिसंपत्तियों के स्थान पे नई परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय भी शामिल सम्मिलित होता है। मतलब कि स्थिर परिसंपत्तियों का अनेक वर्षों तक बार बार उपयोग किया जाता है, लेकिन
क्या होता है इसमें टूट फूट भी होती है, इसकी रिप्लेसमेंट भी होती है, जो मशीनें वगैरह होती है, खासकर यहाँ पे बात चल रही है मशीनों की, माल सूची स्टॉक की यहाँ पे बात नहीं चल रही है। तो जब मैं मशीनों का यूज़ करूँगा, समय का बीत जाना, टूट फूट होना, कई सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। तो जब मैं सकल निवेश में से ए डेप्रिसिएशन को घटा दूंगा तो मेरे को शुद्ध निवेश जो है प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अगर मैं सकल निवेश की बात करता हूँ, सकल निवेश से स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को घटाने से शुद्ध निवेश जो है प्राप्त हो जाता है। शुद्ध निवेश के कारण पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला बन गया कि भाई शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है ये नेक्स्ट में हम जो है इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। और सकल का क्या फॉर्मूला बन गया, शुद्ध शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। सकल में मूल्यह्रास शामिल होता है, शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सकल का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सकल ग्रॉस उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, शुद्ध निवेश उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप, नेट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस डेप। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। बाकी डेप्रिसिएशन क्या होता है इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसमें डिटेल में बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं, एग्जाम में जो है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से निवेश क्या होता है, पूंजी निर्माण क्या होता है, सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्थिर निवेश क्या होता है, माल सूची निवेश क्या होता है, नियोजित अनियोजित ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आपको बताई है, आप मेरे को फॉलो करके अपना जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।